इस कहानी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक छातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी आर्मिनस की एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती क्राउन को रखा गया था। अब यहाँ डियाबोलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इस क्राउन की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होते ही डियाबोलिक ने इस इकलौते गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां उस बेशकीमती क्राउन को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंचे जहां इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे के की होल को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचे तब तक डायबोलिक ने वो क्राउन चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने एक चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड एवा चला रही थी। इसके बाद वह गाड़ी में एंटर हुआ और ये दोनों उस बेशकीमती क्राउन को लेकर फरार हो गए। अब अगले शाम आर्मिनस कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया ताकि वह अपने बेशकीमती गहने दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल्स को हायर किया गया, जिन्होंने आर्मिनस कंपनी के बेशकीमती गहने पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के दौरान हॉल के चारों ओर ढेर सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि डियाबोलिक दोबारा से इनके गहनों को चुरा न ले। लेकिन अभी ये डांस खत्म होता उससे पहले पूरे हॉल की लाइट्स अचानक से गायब हो गई। ये देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर्स को एक सेफ रूम में चलने को कहा ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा न सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ रूम में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में यह ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो शातिर चोर डियाबोलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुसा था। इसके बाद डियाबोलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद ये चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में गई ताकि वहां इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इन लड़कियों के पास आकर इन्हें छेड़ने लगा, पर तभी अचानक से इस लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर्स नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स थी, जिन्हें डियाबोलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। यहाँ लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बुराव था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर गिनको को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। गिनको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डियाबोलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी। यहाँ बुराव ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डियाबोलिक उनके में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डियाबोलिक उन गहनों को चुराने जरूर आएगा और इसलिए इन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैकर को फिट कर दिया था ताकि वो डियाबोलिक की लोकेशन को ट्रेस करके उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे अरेस्ट कर सके। अब इस बात से अनजान एवा और डियाबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते थे। यहाँ एवा ने डियाबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डियाबोलिक ने इसके लिए मना कर दिया और एवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर गिनको अपनी टीम के साथ डियाबोलिक की तलाश में निकला और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जीपीएस सिग्नल तो चट्टान के अंदर से आ रहा था। यहाँ गिनको ने उस चट्टान को बड़े ही ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर एक डायनामाइट लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक पतली सी टनल दिखाई दी जो सीधा डियाबोलिक के खुफिया अड्डे पर जाती थी। इधर डियाबोलिक और एवा ने भी सीसीटीवी कैमरा में यह सारा नजारा देख लिया और अपना चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब गिनको अपनी टीम को लेकर अंदर आया तो उसे डियाबोलिक और एवा कहीं नहीं मिले, लेकिन तभी उन्हें वो खुफिया रास्ता दिखा और वो भी इन दोनों का पीछा करने लगे। अब भागते भागते एवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस गया, जिसके बाद उसने डियाबोलिक से मदद मांगी, लेकिन गिनको को करीब आता देख डियाबोलिक ने एवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहां से भाग निकला। अब डियाबोलिक के इस धोखे से एवा का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसने अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आजाद किया तब तक गिनको उसके काफी करीब पहुंच गया था। अब एवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो एक चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और इस तरह से डियाबोलिक और एवा
एक बार फिर गिनको के हाथ से निकल गए। इसके बाद गिनको की टीम ने डियाबोलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहां इन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा गोल्ड, करोड़ों की पेंटिंग्स, ज्वेलरीज और भी बहुत कुछ। तभी गिनको को शहर के बाहर बनी एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला, जो शायद से डियाबोलिक और एवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद गिनको फौरन उस नक्शे वाली जगह पर पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरे बिल्डिंग की तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया दरवाजा खोल दिया, जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर इन्होंने देखा कि यह वही जगह थी जहां डियाबोलिक अपने मिशंस के लिए अलग अलग किस्म के मास्क बनाता था। यहाँ गिनको ने अपनी टीम से किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डियाबोलिक अपने अगले मिशन से पहले यहाँ जरूर आएगा। अब अगले सीन में हम ऑल्टिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि वैलेंटबर्ग सिटी की रानी थी और ऑफिसर गिनको की गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद वो गिनको से मिलने पहुंची, जहां बातों बातों में ही उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर गिनको ने कहा कि जब तक वो डियाबोलिक को पकड़ नहीं लेता तब तक वो ये शादी नहीं कर सकता। अब ऑल्टिया भी इस बात को जानती थी कि डियाबोलिक को पकड़ना गिनको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने गिनको का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने गिनको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, जहां वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी, और इसलिए वह चाहती थी कि गिनको भी इस पार्टी में मौजूद रहे, ताकि वह उसकी और उसके नेकलेस की हिफाजत कर सके। अब उस रात डियाबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां दीवार में एक माइक लगाकर उसने अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनी। पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डियाबोलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और यह देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डियाबोलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कांच की एक मोटी सी दीवार मौजूद थी। अब गोलियों की आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डियाबोलिक अपनी मास्क मशीन को चुराकर भाग चुका है। अब जब गिनको को ये बात पता लगी तो उसे अपने साथियों पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि इनके रहते हुए डियाबोलिक उस बिल्डिंग के अंदर घुसा और इनके नाक के नीचे से वो मास्क मशीन चुरा ले गया। अब अगले दिन गिनको के आला ऑफिसर्स ने उसे आगे के मिशन प्लानिंग के लिए बुलाया। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पास एवा का कॉल आता है। एवा इनसे कहती है कि मैं डियाबोलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, पर इसके बदले में मुझे मेरी आजादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त ये है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम को कैंसिल करोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ एवा ने इन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया और फोन काट दिया। यहाँ गिनको के सीनियर ऑफिसर्स को ये ऑफर पसंद आया और उन्होंने गिनको से इस पर अमल करने को कहा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और इन्हें किसी भी कीमत पर डियाबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जिनको इस बात से सहमत नहीं था और वो डियाबोलिक के साथ साथ एवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि जब अगली बार एवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। अब आधे घंटे बाद जब एवा ने गिनको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और इस दौरान पुलिस टीम ने एवा लोकेशन ट्रेस कर ली। उन्होंने देखा कि एवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क किनारे बने एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब एवा ने भी पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और बड़ी सफाई से वहां मौजूद एक टनल से एस्केप हो गई और इस तरह से गिनको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लेडी ऑफिसर डियाबोलिक के अड्डे से मिले सामान की जांच कर रही थी और इस दौरान उसने ये नोटिस किया कि उन गहनों में से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। इसके बाद उसने गिनको को कॉल करके इसकी जानकारी दी और गिनको फौरन समझ गया कि वो ब्रेसलेट जरूर एवा ने पहना होगा और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि ये वही गहने थे जिसमें उन्होंने जीपीएस डिवाइस फिट किया था। यहाँ गिनको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस को यूज करके पुलिस को एवा लोकेशन मिल गई। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंचा और एवा के सर पर गन तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, क्योंकि पिछली बार डियाबोलिक ने इसे बेहोश करके वो मास्क मशीन चुरा ली थी, लेकिन अब भी वो कुछ करता उससे पहले एवा ने उस पर हमला करके उसकी गन छीन ली और पुलिस कार चुराकर भाग गई। जब गिनको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पर गिरा हुआ पाया और तो और इस मंदबुद्धि ने एवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया और अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी थी। इधर गिनको के आला ऑफिसर्स ने उसे ऑर्डर्स न मानने के लिए काफी डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब गिनको के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने एवा के साथ मिलकर डियाबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने न्यूज़पेपर के जरिए एवा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया, जिसे पढ़कर एवा ने उसे कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस शाम एवा ने गिनको को बताया
कि डियाबोलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में यह बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने वाली है। जब डियाबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपना चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी टीम के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डियाबोलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असली माल तो एक खटारा दिखने वाली वैन में होगा, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। एवा बताती है कि जब डियाबोलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक टनल के रास्ते से होकर गुजारेंगे, और जब डायबोलिक उस टनल में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब गिंको को ये प्लान काफी पसंद आया और उसने अगले दिन से ही इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में यह बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड ओल्टिया से मिलने गया और उसे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस दिन उसे डियाबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जब गिनको इस प्लान को अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ ओल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर मिशन के लिए कमांडोज की एक टुकड़ी बनाई गई और उन्हें डियाबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि असली माल वाली गाड़ी वो चलाएगा क्योंकि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ एलिना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रोलर इसके लिए नहीं माना और खुद उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक साधारण सी वैन में डाल दिया गया और अब सभी लोग इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर्स मिलते ही उस बुलेट प्रूफ ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस व्हीकल्स टनल में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से यह पूरी टनल धुएं से भर गई और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी गन्स निकाल ली, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक वैक्स स्टैच्यू था। इधर पार्टी में जब ओल्टिया अपने उस नेकलेस को पहनने गई तो उसे उसका नेकलेस कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी यह बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल की एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह अपनी गाड़ी से बाहर आया जहां उसकी मुलाकात एवा से हुई और अब ये खुलासा हुआ कि एवा ने ओल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर उसका वो बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने भी अपने चेहरे से मास्क हटाया, जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो छातिर चोर डायाबोलिक था। अब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि यह सब डायाबोलिक का एक प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर एवा को पीछे छोड़ दिया ताकि गिनको को ऐसा लगे कि उसने एवा को धोखा दे दिया है और वो उसकी कही बातों पर यकीन कर ले। उधर जब एवा पानी में कूदी तो वो एक खुफिया रास्ते से होकर बच निकली। इसके बाद जब डियाबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली। और इस तरह से डियाबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब गिनको को यह बात पता लगी तो वह पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि न तो वो डियाबोलिक को पकड़ सका और न ही आल्टिया का वो नेकलेस बचा सका। इधर एवा और डियाबोलिक ने लूट का सारा माल चुराकर ये शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।